नमस्कार दोस्तों, बुक ऑडियो सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे सरिता, जो आप सभी चाहने वालों का तहे दिल से इस्तकबाल करती है। अगर कहानियां सुनने की ख्वाहिश रखते हैं आप, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं आभा श्रीवास्तव जी की कहानियों का संकलन दिसंबर संजोग। इसी श्रृंखला में आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ उसका नाम है अलविदा अम्मा। तो बने रहिए मेरे साथ और सुनते रहिए बुक ऑडियो। फोन पर बाबूजी नहीं रहे। सुनकर शोभा ऊपर से नीचे तक पसीने से नहा गई। पिछली बार बाबूजी को कब देखा था? 1-1.5 बरस पहले, जब अम्मा अस्पताल में थी। उस समय चलने में टांगे कांपती थी बाबूजी की। दिमाग असंतुलित होने लगा था। एक ही बात को बार बार दोहराते थे। शोभा उनकी आदत जानती थी, इसलिए समझती थी, वरना सगुना जीजी, जीजा जी, बड़के दद्दा, यहाँ तक कि अम्मा भी सब जानकर भी उन्हें छिड़कते थे, उन पर झुंझलाते थे। तब बाबूजी का मुंह जरा सा रह जाता था। निरीह बाबूजी को देखकर शोभा की आंखें भर जाती थी। साल भर पहले अम्मा की हड्डी टूटने पर शोभा उन्हें देखने सगुना जीजी के पास दिल्ली गई थी। अम्मा की चैतन्यता को देखकर लग ही नहीं रहा था कि उनका ऑपरेशन होने वाला है। सगुना जीजी वाले जीजा जी उनके खास दुलारे थे। पैसे वाले और सरकारी रुतबे वाले भी थे। उन्हीं की बदौलत दरबान, अर्दली, माली, चौकीदार सब अम्मा के आगे पीछे नाच रहे थे। डॉक्टर नर्सों का एक पूरा दल अम्मा का चेकअप कर रहा था। भीड़ भाड़ से अलग एकांत कोने में उदास से बैठे बाबूजी को देखकर लगता ही नहीं था कि वे भी 20-22 बरस पहले क्लास 1 अफसर के पद से रिटायर हुए होंगे। शोभा ने मोबाइल फोन में नंबर देखा और पुनः उसी नंबर पर फोन मिलाया। उस तरफ शायद मंजली मामी थी। बाबूजी का क्रियाक्रम कब तक होगा? बिना किसी संबोधन के शोभा ने सपाट स्वर में पूछा, अरे शोभा बेटा, कब आ रही हो? ऐसे समय में दीदी बड़ी अकेली पड़ गई है। मंजली मामी ने अपने रस पगे स्वर में सूचना दी। शोभा के मुंह में आते आते रह गया। क्यों? सगुना जीजी और जीजा जी के रहते अम्मा अकेली कैसे रह सकती हैं भला? मामी, क्रियाकर्म कब तक होगा? उसने अपना प्रश्न दोहराया। बड़के का इंतजार हो रहा है बेटा। अब आज तो नहीं, कल दोपहर तक ही होगा जो कुछ भी होना है। ठीक है मामी, फोन रखती हूँ। खट से शोभा ने फोन काट दिया। शोभा शांत थी। बाबूजी की मृत्यु पर भी उसकी आंखें सूनी थी, सूखी थी। जाने कैसे बरसों पहले की उस भावुक संवेदनशील लड़की की सारी संवेदनाएं सूखती चली गई। शोभा के मन पर इतने घाव लगे हैं कि वो गिनती ही भूल गई। समय के साथ वे घाव तो सूख गए हैं, लेकिन उनकी टीस कम नहीं हुई है। स्कूल से लौटते समय छोटे दद्दा को अपने सामने मरते हुए देखना, बीमार और चिड़चिड़ी अम्मा को झेलना, छोटी कच्ची उम्र में गृहस्थी संभालना, ब्याह न हो पाने पर स्वयं को बार बार कोसा जाना, दद्दा का भाभी को लेकर अलग हो जाना, घर बाहर नौकरानी की तरह खटना। क्या भूले शोभा और क्या याद करे? कितने बरस बीत गए। जाने कैसी मारक स्मृति है शोभा की। कुछ भी तो नहीं भूल पाती। स्कूल से लौटते समय छोटे दद्दा को एक बड़ी सी कार ने टक्कर मार दी थी। साथ ही थी शोभा, शायद 10-1 बरस की। याद करती है तो मन हिल जाता है। क्या गलती थी शोभा की? यही कि वो जीवित बच गई। कितनी बड़ी कीमत चुकाई थी शोभा ने अपने जीवित रह जाने की। जो भी दुख प्रकट करने आता, अम्मा दहाड़े मार कर रोती। टुकुर टुकुर मासूम शोभा देखती रहती। दहशत के मारे कई दिन तक वो स्कूल नहीं गई। सालाना इम्तिहान सिर पर थे। शोभा 4th कक्षा में फेल हो गई थी। उसी साल सगुना जीजी ने एमए किया था। बड़के दद्दा 12वीं करके इंजीनियरिंग करने रुड़की चले गए थे। फेल हो जाने पर सभी ने नन्ही शोभा को बार बार कोसा था और अंततः उसे कॉन्वेंट स्कूल से हटाकर नगर पालिका के स्कूल में भर्ती करा दिया गया। सही था, पास तो होती रहती। छोटे दद्दा के दुख से उबरकर अम्मा सगुना जीजी के ब्याह की तैयारियों में लग गई। बाबूजी बड़े अफसर थे। उनकी बिटिया पूरे महकमे की बिटिया थी। बाबूजी ने देख सुनकर रिश्ता ढूंढा था। घर मामूली, लेकिन वर आला अफसर। सगुना जीजी की सगाई उस जमाने में बड़ी धूमधाम से की गई।
अशोक जीजा ने जब चिंगारी कोई भड़के गाना गाया तो सगुना जीजी की सहेलियों ने दिल थाम लिए थे। बड़ी सी नाक वाली सगुना जीजी को गोरे रंग और पिता के रुतबे के कारण आईएएस दुल्हा मिल गया। साल भर में ही नन्हा चिंटू पैदा हुआ तो सगुना जीजी को बेहद भाग्यशालिनी कहा गया। भले ही सगुना जीजी गुब्बारे सी फूल गई थी, लेकिन थी तो आईएएस की पत्नी। जब तब वो नन्हे चिंटू को लिए मायके आ धमकती, शोभा संभाल तो इसे, तेरे जीजा के साथ मुझे पार्टी में जाना है, नौकरों पर भरोसा नहीं मुझे। कहकर चिंटू को शोभा के पल्लू बांध वे स्वयं खिसक लेती। सगुना जीजी के ब्याह के बाद से ही अम्मा के घुटने में बराबर दर्द रहने लगा था। ये बात और थी कि बेटी दामाद के आ जाने पर या बड़के दद्दा के हॉस्टल से आ जाने पर वो दर्द उड़न छू हो जाता था। उनकी फरमाइशें अम्मा हंसी खुशी पूरी करती, लेकिन दद्दा और जीजी के जाते ही अम्मा अपनी घर गृहस्थी शोभा पर छोड़कर कांखने कराहने में व्यस्त हो जाती। इधर बाबूजी भी रिटायर हो चुके थे। शोभा की पढ़ाई समाप्त होने पर बाबूजी ने एकाध जगह उसके ब्याह की बात चलाई, लेकिन बात नहीं बन पाई। शोभा का दबा सांवला रंग उसके ब्याह में आड़े आ जाता तो कहीं उसकी देशी स्कूलों की पढ़ाई, जहाँ कहीं बात बनने की थोड़ी बहुत आस बंधती, तो अम्मा बाबूजी की ईमानदारी की दुहाई देकर बजट इतना कम कर देती कि लड़के वाले पलटकर दोबारा रुख ही नहीं करते। ब्याह की प्रतीक्षा में 2 बरस और बीत गए। शोभा तो अम्मा के घर गृहस्थी संभालने का साधन हो गई थी। हाँ, इसी बीच बड़के दद्दा का ब्याह अवश्य हो गया। अम्मा को बहू लाने का चाव तो बहुत था, लेकिन उनका और भाभी का 4 दिन भी निबाह न हो पाया। रिया चरित्र के आगे तो भगवान भी हार जाते हैं, फिर दद्दा तो इंसान थे। घर गृहस्थी, चूल्हे, यहाँ तक कि मन भी अलग हो गए। तब भी अम्मा ने रो रो कर शोभा को ही कोसा था कि उस दुर्घटना में अगर शोभा मर जाती तो उस काली कलूटी के ब्याह की चिंता तो न करनी पड़ती, और कम से कम छुटका तो साथ ही रहता उन लोगों के बुढ़ापे की लाठी। यहीं से शुरू हुआ था शोभा का विद्रोह। उसने रो धोकर जैसे तैसे बाबूजी को नौकरी के लिए हामी भरवा ली थी। बैंक की नौकरी उसे सहेली के भाई के सहयोग से मिली थी तो क्लर्क की नौकरी, लेकिन शोभा की जबरदस्ती दबा दी गई सभी इच्छाएं इस नौकरी के बलबूते पूरी हो रही थी। शोभा खुश थी। नकद कुछ हजार रुपए उसके हाथ में आते तो उनकी चमक से शोभा की आंखें चमक उठती थी। दबी सहमी शोभा में गजब का आत्मविश्वास आ गया था। जिस दिन वो अपनी बचत के पैसों से खरीदी स्कूटी चलाकर दफ्तर गई, उस दिन रिश्तेदारों के साथ सगुना जीजी और भाभी भी अकबका गई थी। शोभा सुबह अम्मा की गृहस्थी के काफी काम निपटा कर जाती और ऑफिस से लौटते समय बाहर के भी 10 काम करती आती। अम्मा बाबू की उम्र बढ़ रही थी। बड़के दद्दा के अलग होने के बाद उन्हें शोभा का बड़ा सहारा था। शोभा भी स्वयं को उनका बेटा ही समझने लगी थी, लेकिन फिर भी एक उम्मीद थी हाथ पीले हो जाने की। हर बार ब्याह का मौसम आकर चला जाता और शोभा की प्रतीक्षा चिरंजीवी रह जाती। कौन परवाह करता उसके ब्याह की। बड़के दद्दा लंदन में बस गए थे। सगुना जीजी अपने पति के रुतबे, ओहदे और पैसे के दंभ पर फूल रही थी और अम्मा बाबूजी बुढ़ापे से त्रस्त थे। शोभा के सपने अब कुम्हलाने लगे थे। लेकिन उस शांत घर में एक दिन प्रलय आ गया था, जब शोभा ने दफ्तर से लौटकर अपने सहकर्मी से ब्याह का फैसला सुनाया। वो केवल अम्मा बाबूजी का आशीर्वाद चाहती थी। बाबूजी तो दांत पीसकर कमरे में चले गए, लेकिन अम्मा ने सिर पीट पीट कर शोभा को जी भर कोसा। शोभा और उसका क्लर्क पति अम्मा के शाही परिवार के लिए मखमल में टाट का पैबंद थे। उस रात घर में किसी ने खाना नहीं खाया। उस दिन से वो घर 3 किनारों में बट गया। बाबूजी ने शोभा से बातचीत बंद कर दी और जितने समय शोभा घर में रहती, अम्मा का कोसना भुनभुनाना चालू रहता। उकता कर शोभा ने अधिक से अधिक घर से बाहर रहना शुरू कर दिया। वो घर के दायित्व पहले की तरह निभा रही थी, लेकिन अम्मा बाबूजी की उपेक्षा उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। फिर एक दिन सांझ के छुटपुटे में शोभा सिंदूर महावर लगाए, लाल हरी सुनहरी साड़ी पहने रमेश के साथ टैक्सी से उतरी तो उसे उम्मीद थी
कि उसे वधू वेश में देखकर अम्मा निहाल हो जाएंगी, लेकिन अम्मा ने तो द्वार खोलते ही पटाख से उसके मुंह पर ही बंद कर दिया। शोभा हक्की बक्की रह गई। आंसुओं से धुंधलाई आंखें लेकर वो जिस टैक्सी से आई थी उसी से रमेश के साथ वापस अपने ससुराल लौट गई। लेकिन शोभा को क्या पता था कि वो एक नरक से निकलकर दूसरे नरक में जा गिरी है। शुरुआत के कुछ महीने तो इतने सुख में बीते कि शायद शोभा अपने भाग्य पर विश्वास ही न कर पा रही थी। सभी ने उसे हाथों हाथ ले रखा था, लेकिन 6 माह बीतते न बीतते सबके असली चेहरे सामने आने लगे। शोभा के मायके वाले अब कभी पलटकर उसकी खबर नहीं लेंगे, ये जानकर सभी की निगाहें बदलने लगी। रमेश को कमाओ बीवी क्या मिली, उसे आराम तलबी का चस्का लग गया। देवर पहले से ही कुछ नहीं करता था, ससुर रिटायर हो चुके थे। ऐसे में शोभा से उम्मीद की जाती कि वो पूरी तनख्वाह सास के हाथों सौंप दे। रमेश के ढिलाई से उसकी नौकरी भी छूट गई और शोभा के कंधों पर ससुराल की गृहस्थी का पूरा बोझ आ गया। एक बेटी भी हो गई और कुछ सालों के भीतर ही रमेश के प्रेम का ज्वर भी मौसमी बुखार की तरह उतर गया। यहाँ भी घर बाहर संभालते संभालते शोभा गृहस्थी के जुए में पिस गई। अम्मा बाबूजी ने एक शहर में रहकर भी कभी उसकी खोज खबर नहीं ली। नन्ही नातिन का मोह भी नहीं बांध पाया उन्हें। जब कभी शोभा बेहद थक जाती तो उसकी आंखें भर आती। उस दिन हनुमान मंदिर में बरसों बाद मंझली मामी टकरा गई तो शोभा चौंक गई। तो शोभा ही है ना बिट्टो? हाय हाय कैसी हो गई है, देख तो कैसे काले काले घेरे हो गए हैं आंखों के पास। खाक मंझली मामी ने सहानुभूति दिखाई। दीदी जीजा अब यहाँ नहीं रहते बिट्टो, सगुन के पास दिल्ली चले गए, तुझे पता तो होगा। मामी ने फिर डंग पिरोया। वे भली भांति जानती थी कि शोभा से सभी ने संबंध तोड़ लिए हैं, तब भी हाँ मामी पता है, चलूं देर हो रही है, कहकर शोभा आगे बढ़ गई। शोभा अपनों का परायापन देख रही थी। उसका कौन सा अपराध था जिसकी इतनी बड़ी सजा मिली उसे? वो बड़ी ही कठिनाई से इस सच का सामना कर पाई। धीरे धीरे वो संभल गई, पक्की पड़ती चली गई। फिर एक दिन सगुना जीजी का फोन आया। अम्मा सीढ़ियों से गिर पड़ी हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, ऑपरेशन होगा, हो सके तो आ जाओ। न कुशल न मंगल, बस एक सूचना। फिर भी बरसों बाद मायके से फोन आया था। शोभा की आंखें बरस पड़ी। बैंक में छुट्टी की अर्जी देकर और रमेश से दफ्तर के काम का बहाना बनाकर वो अकेले ही दिल्ली चली गई। अस्पताल का पता बता दिया था सगुना जीजी ने। ढूंढते हुए शोभा पहुंची तो अम्मा बेड पर शांत आंखें मूंदे लेटी थी। बाहर जीजाजी के दफ्तर के एक आध चपरासी बैठे थे। शोभा ने धीरे से पुकारा, अम्मा। तो अम्मा ने आंखें खोली। शोभा उन्हें कई बरस बाद देख रही थी। बेहद कमजोर हो गई थी अम्मा। शोभा को देखकर वे कुछ नहीं बोली। शोभा की ही आंखें भर आई थी। उसने स्टूल खींचा और बैठ गई। काफी देर बाद अम्मा के मुंह से बोल फूटे, ठीक से तो हो ना? हाँ अम्मा, बहुत अच्छे से हूँ। शोभा उनका हाथ सहला रही थी। अम्मा की तरफ से कोई भावुकता न देखकर शोभा ने हाथ छोड़ दिया। वो वहीं बैठी रही। शायद बाबूजी और सगुना जीजी आ जाएं। थोड़ी ही देर में सगुना जीजी भी आ गई। मानो मक्खन का एक पूरा पहाड़ खड़ा था सामने। रोम रोम से पैसे का मद टपक रहा था। उनके पीछे बाबूजी थे, बेहद कमजोर, काले से। शोभा पर एक उचटती सी निगाह डालकर सगुना जीजी फोन पर किसी को कुछ निर्देश देने लगी। कुछ ही देर में डॉक्टरों का एक पूरा दल चेकअप के लिए आ गया। बाबूजी एक किनारे उपेक्षित से बैठे थे। शोभा उन्हीं के पास जाकर बैठ गई। अम्मा का हालचाल लेने के लिए अफसरों की लिपि पुती पत्नियां आने लगी थी। अम्मा के चेहरे पर चिर परिचित मुस्कुराहट लौट आई थी, लेकिन ये शोभा के लिए नहीं थी। शोभा अपनी अवांछनीय उपस्थिति समझ रही थी, सो चुपचाप कमरे से निकल ली। शाम की बस से वो अपने घर, अपने शहर लौट गई। उसका मन रो रहा था। क्यों अम्मा और सगुना जीजी उससे कुछ नहीं बोली? क्यों जीजाजी उससे मिलने तक नहीं आए? यही सगुना जीजी और जीजाजी थे जिनके स्वागत में ब्याह से पहले शोभा पीछी जाती थी। कितने पकवान बनाकर खिलाए थे उसने। आज सफर की थकी मांदी, भूखी प्यासी शोभा ऐसे ही सूखे मुंह लौट आई।
किसी ने न पूछा कि उसका पति, उसकी बेटी, उसका परिवार सब कुछ कैसा है। शोभा के मन पर गहरे घाव लगे थे, लेकिन समय के साथ उसने सब कुछ भूल जाना ही उचित समझा। फिर आज ये मंझली मामी का फोन। ठीक है, शोभा जाएगी। बाबूजी के अंतिम दर्शन के लिए वो अवश्य जाएगी, लेकिन इस बार भी अकेले। इस बार उसे सगुना जीजी के घर जाना था। पता ढूंढते पूछते वो उनके बंगले पर पहुंच ही गई। कमरे के बीचों बीच बाबूजी सोए पड़े थे। शोभा ने चारों तरफ नजर दौड़ाई कि अजनबी चेहरों के बीच कोई तो परिचित दिखे। दामी साड़ियों और हीरे के आभूषणों से दमकती अफसर पत्नियों के बीच उसने दृष्टि फेरी तो हाल के दूसरे किनारे पर बैठी अम्मा दिखाई दी। पहले वाली अकड़ तो नहीं थी अब। पास में ही मंझली मामी बैठी थी। अम्मा की आंखें उसे देखकर भर आई थी। उन्होंने उसका हाथ पकड़कर पास बिठा लिया। शोभा ने देखा अम्मा बिल्कुल हड्डी हड्डी रह गई थी। कुछ दूर पर भाभी बैठी थी। लंदन प्रवास ने उनमें भी घमंड सा ला दिया था। परसों लंदन में रहने के कारण बड़े दद्दा भी बदले से लग रहे थे। अम्मा का स्पर्श उससे बहुत कुछ कह रहा था। बाबूजी की अर्थी उठने के साथ ही राम नाम सत्य है का स्वर तेज हो गया। अम्मा बिलखती हुई वॉकर के सहारे खड़ी हुई तो शोभा भरभरा कर रो पड़ी। अम्मा, ये सब क्या हो गया? जितना कर्म भोग भोगना बदा है भाग में, उतना तो भुगतना ही पड़ेगा बिट्टो। अम्मा भीगे स्वर में बोली। बाबूजी की अर्थी जाने के साथ ही घर की भीड़ छटने लगी। मंझली मामी किसी काम से अम्मा के पास से हटी तो फौरन ही अम्मा ने एक बार फिर शोभा का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठा लिया। शोभा, क्या तेरे घर में अपनी अम्मा के लिए थोड़ी जगह होगी बिट्टो? मरते दम तक तंग न करूंगी। एक कोने में रूखा सूखा खाकर पड़ी रहूंगी। ना मत करना बिट्टो। अम्मा की दीनता देखकर शोभा का मन भर आया। हाँ अम्मा, देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। अम्मा को बिठाकर शोभा उठ खड़ी हुई। सामने से मंझली मामी आती हुई दिखाई पड़ी। उनसे ही पूछेगी शोभा कि क्या हुआ है अम्मा को। अरे शोभा, बड़ा घमंड था ना जीजा जी दीदी को अपने परिवार का, पैसे का, सेहत का, सब यही धरा जाता है। मुझे देख, ठाठ कर रही हूँ अपने घर में। क्या हुआ जो बेटा डॉक्टर इंजीनियर न बना, मतलब भर का खा कमा रहा है। मैंने संस्कार दिए हैं बच्चों को और दीदी ने इसी की कमी रखी बच्चों में। बड़का लंदन जरूर चला गया, लेकिन माँ बाप को न रख पाया साथ। ओल्ड एज होम में रखने की बात करता है। रही बात सगुना और अशोक की, तो जब तक जीजा जी की संचित पूंजी रही लूटते रहे। सारी वसीयत अपने नाम करा ली। अब माँ बाप से कोई मतलब नहीं। वो तो दीदी को जीजा जी की फैमिली पेंशन मिलती रहेगी, नहीं तो पता नहीं क्या होता। और भी कई बातें मंझली मामी कह रही थी, लेकिन शोभा के कान सुन्न हो चुके थे। वो उठकर अम्मा के पास चली गई। जितनी देर बैठी रही अम्मा का हाथ सहलाती रही। अम्मा को आगे का भय सता रहा था। वे बार बार अपना प्रश्न दोहराती और शोभा बार बार उन्हें झूठा आश्वासन देती। शोभा कैसे कहती कि अम्मा, अपने 2 कमरे के छोटे से घर में तुम्हें रखूंगी कहाँ? जिस दामाद को तुमने दरवाजे से ही अपमानित करके भगा दिया था, उसी के साथ उसी के छोटे से घर में रहती हूँ। मेरे बूढ़े सास ससुर वहां हैं, बेटी है। मेरी जिम्मेदारियां अब बदल गई हैं। मेरे घर में तुम्हारा प्रवेश अब निषेध है अम्मा, क्योंकि इतने बरस में तुमने बेटी की कोई खोज खबर नहीं ली। मैं विवश हूँ अम्मा, कैसे क्या करूं बताओ। प्रकट में उसने कुछ नहीं कहा। चलते समय उसका मन बेहद भारी हो गया था। अब शायद अम्मा को उनके जीते जी वो कभी न देख पाए। उसकी आंखें छलछला आई थी कि अम्मा से उसकी अंतिम विदाई के आंसू थे। अम्मा से झूठ बोलकर शोभा का जी कैसा कैसा हो आया था। इसी अधूरे आश्वासन के साथ अम्मा जीवन भर शोभा का इंतजार करेगी और शोभा अब कभी उनसे मिलने, उन्हें लेने नहीं आ सकेगी।